हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 19 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ प्रत्येक दिन जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको ये बताना कि चोरी चोरा कांड जो वास्तविक तिथि क्या थी, ये आपको यहाँ पर बताना था कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था इसका वास्तविक तिथि कब था, यानी कब ये हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। ये कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड का जो वास्तविक तिथि है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा। अच्छा, ये चोरी चोरा हत्याकांड जो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये यूपी के नज़दीक में, यहाँ पर क्या है, यूपी में क्या है, एक गोरखपुर नामक जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि ये हुआ था। वहाँ पर कस्बा नामक एक स्थान है जहाँ पर हुआ था। अगर कस्बा की बात करें तो कस्बा का मतलब क्या होता है? कस्बा का मतलब होता है कि जहाँ की नगरीय क्षेत्र और जो है कि ग्रामीण क्षेत्र दोनों निवास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कस्बा बोलते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक स्थान है जहाँ पर कि कस्बा स्थित क्षेत्र में ये जो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मियों को जो भारतीयों के द्वारा मारा गया था, जिसको हम चोरी चोरा हत्याकांड के रूप में जानते हैं, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है कि 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, ये जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 के राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था, इसके किसके द्वारा किया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हरिपुरा अधिवेशन जो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। और ये जो है कांग्रेस का ये 52वां अधिवेशन था। कितना? ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था और ये कहाँ पर? गुजरात में हुआ था, जिसका कि अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करें कि देश बंधु के नाम से कौन, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि देश बंधु का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। क्या होता है? द फ्रेंड ऑफ नेशन। और देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। कौन है? चित्तरंजन दास जो है ये देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल जो है ये दोनों ने मिलकर के किसकी स्थापना की थी, ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल के द्वारा जो है इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही आ जाइए। नेक्स्ट पर 4 नंबर में यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। किसकी के जगह पर क्या हो जाएगा? शिव की पूजा करते थे। तो कौन इनका जो है साबित किया था इसको कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ये किसकी पूजा करते? शिव की पूजा करते। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है सर जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो लोग है वो किसकी पूजा करते हैं, तो ये जो है शिव की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था, ये बताइए कि यहाँ पर कौन जो एक जैन विद्वान था। ठीक है, तो जैन विद्वान की अगर हम बात करें कि कौन इनमें से जो है जैन विद्वान था, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हेमचंद्र जी जो थे ये क्या थे कि एक जैन विद्वान थे। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर ये रहा 6 नंबर। यहाँ पर आपको ये बताना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। अगर हम बात करें कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 में हुआ था। और अगर हम बात करें कि 4 जुलाई 1776 को, अगर बात करें 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की। कब? जबकि इसका पहला संग्राम जब हुआ अमेरिका में, जब युद्ध हुआ कब हुआ, तो ये इनका जो पहला संग्राम हुआ कब हुआ, तो ये 1775 में हुआ। और अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो ये हो गया आपका 4 जुलाई को। कब हो गया? 4 जुलाई 1976 को हो गया। सॉरी 1700 कब होगा? 1776 को अमेरिका क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के यहाँ पर जो हिटलर के द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो किस देश पर आक्रमण किया गया था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? अगर आपसे यहाँ पर डेट पूछा जाता है कि ये कब किया गया था
ये कब पोलैंड पर आक्रमण किया गया था हिटलर के द्वारा? तो ये किया गया था 1 दिसंबर, कब किया गया था? 1 दिसंबर 1939 को किया गया था। कब किया गया था? 1 दिसंबर 1939 को ये हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता है 8 नंबर। 8 नंबर में यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो संयुक्त राष्ट्र जो है किस सम्मेलन का परिणाम था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है ये क्या है, इनका जो गठन ये कब किया गया था, संयुक्त राष्ट्र का गठन। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें कि ये कब इसका गठन किया गया था, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 का इसका गठन किया गया था, जिसमें कि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र में जो है ये इसमें कितना देश शामिल है, तो इसमें 193 देश टोटल शामिल है। ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसमें अभी टोटल कितना देश वर्तमान में शामिल है, तो 193 देश शामिल है। और इनकी स्थापना की अगर हम बात करें 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और यहाँ से क्या पूछा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम की अगर हम बात करें तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था। क्या था ये? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो बताइए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1916 में। कब किया था? 1916 में जो है गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें कि दांडी मार्च जो ये भी कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था, कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था, जिसमें कि 78 स्वयंसेवकों के साथ जो है ये यात्रा किया गया था। चूंकि नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण से गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा को शुरू किया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1916 में, यानी 1916 में किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना जो थी ये किसके द्वारा किया गया था? तो गदर पार्टी की अगर हम बात करें कि इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये थे मोहन सिंह भाखना। कौन थे? मोहन सिंह भाखना तो थे ये गदर पार्टी के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये रहा 11 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है 11 नंबर में कि ऋषभ देव का कौन सा मंडल पूरी तरह से मोम से समर्पित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि ऋषभ देव का कौन सा मंडल जो है ये पूरी तरह मोम को समर्पित है। तो बताइए यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नमाम जो है ये ऋषभ देव का जो है कौन सा यहाँ पर पूछा, तो ये ऋषभ देव का जो है ये ऋषभ देव का क्या था कि नमाम जो था ये पूरी तरह से मोम को समर्पित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बताइए किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये आपका अफ्रीका से गुजरती है भूमध्य रेखा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट है। और आपको याद रखना कि एक चीज और पूछा जाता है कि पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग क्या, मध्य सतह से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी के सतह के मध्य से गुजरती है। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये अफ्रीका से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें क्या है? तो बताइए कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें क्या है? तो आपका भारत की अगर हम बात करें कि वाणिज्य फसलें क्या है, तो ये हो जाएगा कपास हो जाएगा, तिलहन और जूट और गन्ना जो है ये क्या है? भारत के प्रमुख फसलें हैं जो वाणिज्य फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है? तो बताइए कि वायुमंडलीय हवा में जो है सबसे प्रचुर घटक क्या है, यानी सबसे अधिक कौन सी घटक पाई जाती है? सबसे प्रचुर करने का मतलब है कि सबसे मुख्य रूप से कौन सी घटक पाई जाती है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? ये 78% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय हवा में जो है प्रचुर मात्रा के घटक जो है ये कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.3% पाया, 0.03% ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगर आपका 1% यहाँ पर बच रहा है 100% पुण्य में, तो इनमें अन्य गैस पाए जाते हैं। ठीक है। तो वायुमंडल में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं
15 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है। तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है ये कौन सा। तो भारत की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जनजातीय जो समुदाय है ये आपका गोंड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा कि गोंड जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ा समुदाय है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है। तो बताइए कि इस समय जो वर्तमान में, यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सी है तो ये हो जाएगा बड़ोदरा। क्या हो जाएगा, बड़ोदरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो बताइए कि ओजोन परत जो ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है, या आयन मंडल में पाई जाती है, या तो फिर ये सप्ताह मंडल में पाया जाता है, ये बहिर्ष मंडल में पाया जाता है। ये ओजोन मंडल कहाँ पर पाया जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ओजोन मंडल की अगर हम बात करें तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में क्या होता है कि मौसम शांत रहता है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मौसम जो है ये शांत रहता है, ठीक है। तो इतने ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये भी पूछा जाता है कि मौसम जो है किस मंडल में शांत रहता है। तो ये जो समताप मंडल में शांत रहता है। और क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्षोभ इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में क्या होता है कि क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की जो वायुमंडलीय घटना होती है ये कहाँ पर घटती है। तो ये क्षोभ मंडल में सारी वायुमंडलीय घटना घटती है क्षोभ मंडल में। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो होता है कि पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये ओजोन के द्वारा किया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है और साथ में ये जो O एक अणु मिल करके यहाँ पर जो है O3 का निर्माण करता है, जिसको कि हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। जो क्या करती है कि वायुमंडलीय पराबैंगनी किरणों यानी पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेता है, जो वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाता है। और वो क्या होता है कि त्वचा कैंसर या किसी भी प्रकार की जो त्वचा कैंसर होता है व्यक्ति को, वो क्या करते हैं वहाँ पर छान लेता है। अगर वायुमंडलीय ये जो ओजोन परत अगर ये फट जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, सीधा पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आएंगे, जिससे कि व्यक्ति को क्या होगा कि कैंसर की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे कि त्वचा कैंसर होता है। तो ऑप्शन इस पर यहाँ पर से हो जाएगा। वायुमंडलीय में क्या होता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो ये ऑप्शन नंबर इस पर यहाँ पर से हो जाएगा, ओजोन करती है, ठीक है। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा जोड़ता है, NH2 जोड़ता है। कौन जोड़ता है, नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 पर सही हो जाएगा। और सुबह में हम क्या बताते हैं कि श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी को कौन जोड़ता है। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था NH44 के द्वारा। इसको मैंने जो है पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये NH यानी कि नेशनल हाईवे से पूछा, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा किससे कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो ये NH2 के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में आपको यहाँ पर ये बताना है कि कथन में यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि ये नीलगिरी पहाड़ियों में क्या है कि कथन ए में दिया हुआ है कि नीलगिरी पहाड़ियों में चाय तथा कॉफी दोनों उगाए जाते हैं, ठीक है। तो कथन को जो है यहाँ पर आपको सत्य मान के चलना चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहे तो उसमें होता क्या है कि उसमें आपको जो है सही मान के चलना पड़ता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या होता है कि चाय तथा कॉफी दोनों को उगाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए कथन हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक ही जैसी परिस्थितियां चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, सॉरी यह कथन जो बी यहाँ है, जो बी यहाँ पर सही है, इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय तथा कॉफी दोनों उगाया जा सकता है। तो मान लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां जो उसमें क्या होता है कि चाय तथा कॉफी दोनों को उगाया जा सकता है। जब दोनों को वहां पर हम उगा सकते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर जो परिस्थिति क्या है दोनों के लिए समान है, तभी तो हम वहां पर दोनों को उगा रहे हैं। तो यहाँ पर वही ऑप्शन या कथन बी में दिया हुआ है कि इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियां चाहिए। तो सही बात है, दोनों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियां चाहिए क्योंकि तभी वहां पर दोनों क्या हो रहा है कि उग रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर हम चेक करते हैं कि कौन सा जो इसके लिए सटीक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ए तथा बी दोनों सही है। तो यहाँ पर तो पता चल गया कि ए तथा बी दोनों क्या है, दोनों आपका यहाँ पर सही है। और यहाँ पर क्या है कि बी ए का स्पष्टीकरण करता है। तो सही बात है कि बी ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे कि इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियां चाहिए क्योंकि तभी तो दोनों एक जगह उग पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं।
21 नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर क्या है, आपदा रोधी भवन का निर्माण। मान लेते हैं कि चूंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करना है, यानी आपदा के जो प्रभाव है उसको हमको कम करना है। तो उसको कम करने के लिए अगर हम आपदा रोधी भवन का निर्माण करेंगे तो आपदा रोधी भवन का हम निर्माण भले कर सकते हैं, लेकिन आपदा को, ये जो आपदा का जो प्रवाह है इसको हम रोक नहीं पा रहे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको करना है कि आपदा के प्रवाह को खत्म करना है। और नेक्स्ट में फिर दिया होगा ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भूमि उपयोग के विषय में अज्ञान क्या है, अनजान रहना, यानी कि भूमि उपयोग के विषय में अगर हम अनजान रहेंगे तो इसके द्वारा भी क्या होगा, आपदा प्रभाव को हम कम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ जोखिम के क्षेत्र में बस्ती बनाना। अगर जोखिम के हम क्षेत्र में अगर मान लेते हैं कि बस्ती बना देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा और हम खतरा में पड़ सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जब 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा क्या होगा, सही ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई आपको नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इस पर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या होता है, समुदाय जागरूकता पर ध्यान देना। सामुदायिक जागरूकता का अगर हम ध्यान देते हैं तो मानव जनित जो आपदा, चूंकि मानव जनित आपदा कहने का मतलब है कि जैसे हम बांध बना देते हैं और वहां पर क्या होता है कि बांध टूट जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत से वहां पर क्या होता है कि क्षति हो जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि मानव जनित। चूंकि मानव के द्वारा जो वहां पर बनाया गया है बांध को, हम किसके द्वारा, तो मानव के द्वारा बनाते हैं। तो जब मानव के द्वारा हम बांध को बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मानव जनित आपदा। और जो एक होता है प्राकृतिक जनित आपदा, तो प्राकृतिक जनित आपदा का मतलब होता है कि जैसे कि ज्वार भाटा आ जाना, तो वो क्या होता है कि ज्वार भाटा जो आता है, यानी कि जो चक्रवात आता है, वो क्या है कि वो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मानव जनित आपदा क्या है कि जैसे हम बांध बना दिए, तो वो क्या है कि मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर से हो जाएगी कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। अगर हम सामुदायिक जागरूकता पर अगर हम ध्यान देते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, मानव जनित आपदा जो इसको हम कम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर कुछ इस प्रकार से है कि संविधान, क्या लिखा हुआ है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा का मोस्ट VVI क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो किस अनुच्छेद को कहा गया, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि किस अनुच्छेद को यहाँ पर कहा गया है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को। किसको कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का क्या है कि अनुच्छेद 32 जो है ये क्या करता है कि संविधान के संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या करता है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा, तो ये जो अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष जो है किसके अध्यक्ष, तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यह रहा 23 नंबर कुछ इस प्रकार से, फ्रांस में स्वतंत्रता समानता क्या है, फ्रांस में स्वतंत्रता समानता और संपूर्णता का नारा कब बुलंद किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना कि फ्रांस में स्वतंत्रता समानता और प्रभुत्ता का नारा कब बुलंद किया गया है, यानी कब इसको जो है ऊंचा तक उठाया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि ये कब किया गया है। तो ये कब किया गया है, तो ये किया है 1789 में, 1789 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर यहाँ पर आपसे ये पूछा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है। तो बताइए कि ये जो किसके द्वारा आहुति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर यहाँ पर आपको ये बताया, पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर होते हैं। तो अगर हम बात करें कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा था। तो ये 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं, त्रिस्तरीय। पंचायती राज संस्था जो होते हैं ये त्रिस्तरीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाए। अच्छा, कौन कौन से स्तरीय होते हैं, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचे का क्या, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो यहाँ पर जो है पंचायती राज को जो है त्रिस्तरीय के ढांचे के रूप में ये ढांचा गया था, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है वो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि तीसरा में क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरा में हो जाएगा पंचायत के सदस्य की जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। तो यही 3 यहाँ पर ढांचा है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि इसको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना कि भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम कब हुआ था, तो ये 1992 के
पारित किए जाने के कारण क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पंचायती राज को बल प्रदान करना था। ठीक है, तो पंचायती राज को क्या करना था, बल प्रदान करना था, जिसके कारण भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का लक्ष्य था, यानी कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में यहाँ पर आपसे ये पूछा रहा है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न जो लोकसभा में पूछा जाता है, ये मौखिक पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो कितने प्रश्न एक दिन में पूछा जा सकता है किसी विशेष दिन में, ये आपको यहाँ पर बता रहे। तो यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना पूछा जा सकता है, ये 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किस लिए होता है। तो बताइए कि शब्द ये चौथी सत्ता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चौथी सत्ता का मतलब क्या होता है और इसका प्रयोग जो है ये किस लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, प्रेस और समाचार पत्र के लिए जो है चौथी सत्ता का प्रयोग किया जाता है। और ये अनुच्छेद जो है चौथी सत्ता की अगर हम बात करें तो ये कितना है, अनुच्छेद इसका 50 में वर्णन है। किसमें, अनुच्छेद 50 में चौथी सत्ता का पृथकीकरण का सिद्धांत की चर्चा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए स्पष्ट यहाँ पर से हो जाए, चौथी सत्ता जो है ये जो है प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो ये प्रेस और समाचार पत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 29 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बता रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि प्रत्यक्ष लोक, सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, अगर हम प्रत्यक्ष, सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि प्रत्यक्ष जो चुनाव होता है, अगर प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि किसी को डायरेक्ट चुनते हैं, जैसे मुखिया रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, वो CM रहे, तो हम लोग जहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं, यानी जनता के द्वारा जहाँ पर चुना जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जानते हैं। और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते, जिसके जैसे राज्यपाल होगी उसको हम लोग नहीं चुनते, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव, जो कि जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पर अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा ढांचा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष ही होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा ढांचा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन, यानी हम लोग जिसको चुनते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि हम लोग सीधा क्या करते हैं कि चुनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को या CM को चुनते हैं तो हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, सॉरी यहाँ पर देखिए 30 नंबर हो जाएगा आपका। यहाँ पर 30 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें कि फ्यूज तार की जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है, तो फ्यूज तार होता क्या है कि ये क्या करता है कि जब घरों में हम फ्यूज का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम फ्यूज का यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या धारा का मान जैसे यानी वोल्टेज जैसे वहाँ पर बढ़ता है तो फ्यूज क्या होता है कि गल जाता है। तो फिर फ्यूज अगर गल जाता है तो इसका मतलब उसका गलना नहीं होना चाहिए। अगर वो गलेगा नहीं तो तार क्या होगा कि कहीं दूसरे जगह वायर कट जाएगा जिसके कारण परिपथ नष्ट हो जाएगा। तो बीच में जब कट जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि फ्यूज को लगाया जाता है। फ्यूज को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट लगता है, जब लघु पतन होता है तो फ्यूज क्या होता है कि गल जाता है। तो फ्यूज जब गल जाता है उसका इसका मतलब है कि उसका गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। जब उसका गलनांक निम्न होगा तो यानी कि वही आपसे यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उसका गलनांक क्या होना चाहिए। तो फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो अगर हम बात करें कि फ्यूज का प्रतिरोध उच्च हो सकता है लेकिन इसका क्या होना चाहिए कि गलनांक इसका निम्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर बताना है कि फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए। तो प्रतिरोध इसका क्या होगा कि उच्च होगा और गलनांक क्या होगा कम होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि फ्यूज तार जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका प्रतिरोध जो होता है ये उच्च होना चाहिए। और द्रव्यनांक करने का मतलब क्या है कि उसका गलनांक जो होता है कि द्रव्यनांक करने का मतलब उसका गलनांक, और गलनांक इसका क्या होना चाहिए तो गलनांक इसका निम्न होना चाहिए जिसके कारण वो क्या हो सकता है कि गल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। बस आज यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन। और आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है
कि फ्यूज का जो तार होता है ना ये किस किस का बना होता है, ये भी मोस्ट VVI है। ये भी पूछा जाता है कि फ्यूज का तार जो होता है ये किस किस का बना होता है, ये बना होता है आपका शीशा और टीन का बना होता है, जिसमें कि टीन की अगर हम बात करें कि टीन कितना होता है तो इसमें 63% आपका टीन होता है। अगर हम शीशा की बात करें तो ये जो शीशा आपका 37% होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, क्योंकि फ्यूज के बारे में ये आपसे नहीं अगर पूछा जाएगा कि फ्यूज का प्रकृति क्या होता है तो आपको ये पूछा जाएगा कि फ्यूज जो है ये किन किन धातुओं से मिल करके बनाया जाता है, तो ये टीन और शीशा से बनाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है फायरमैन का बेस्ट जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अपने दोस्त के साथ जो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।